चलिए शुरू करने जा रहे हैं। आज आपका इतिहास का प्राचीन से शुरू करने जा रहे हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनता है। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिसमें से आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, मिडिवल हिस्ट्री भी हो चुका है। आपका अब बच रहा है एशियन हिस्ट्री, जो कि प्राचीन भारत, जो कि हम पढ़ेंगे। तो मेरा तरीका पढ़ाने का है कि मॉडर्न पढ़ाइए, फिर मिडिवल पढ़ाइए, तब एशियन पढ़ाइए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टीचर जो हैं एशियन से ही शुरू करते हैं और मॉडर्न पे जाते जाते समाप्त करते हैं। लेकिन बहुत जो लोग हैं मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो उब जाते हैं और छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने मॉडर्न को उठाया था। तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एशियंट का ख़त्म कर देंगे, उसे फिर वीकली ऐड करके आपको महामैराथन में दे दिया जाएगा, जो कि अभी वक्त लगेगा। जिसमें देखिए सर्वप्रथम किस इतिहासकार को इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय प्राप्त है, तो और किसी को नहीं, जर्मन के इतिहासकार हैं क्रिस्टोफस। ठीक है, क्रिस्टोफस बोला जाता है इन्हें, क्रिस्टोफस भी बोल सकते हैं, क्रिस्टोफ भी बोल सकते हैं, और सेलियरस, क्या बोलेगा, सेलियरस बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन, इससे जितने क्वेश्चन बनने चाहिए सारे बनते हैं, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो कि मैं बता दूंगा कि कहाँ पे बनता है। तो इस बार आप बीपीएससी वाले लोगों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, जिनका हिस्ट्री है वो याद रखिएगा कि वो आप छोड़िएगा नहीं। और अगर 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो वो भी नहीं छोड़िएगा। और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो प्राचीन इतिहास को तो छोड़ना मना है, क्योंकि पक्का पूछता है, कब उसका मूड हो जाए एग्जामिनर का कुछ भी पूछ देगा। तो इसलिए पढ़ लेना है, सिर्फ सुनना है, मैं याद करवाने का गारंटी देता हूँ। तो चलिए अब सवाल बनता है प्राचीन इतिहास के एसेंट हिस्ट्री के, तो थोड़े फन के साथ पढ़ेंगे। तो इतिहास के तहत जो है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। अब इतिहास के तहत जो अध्ययन करेंगे हम, मतलब हिस्ट्री के तहत जो भी हम अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो होता है अतीत। अतीत का होता है, जो अध्ययन करेंगे उसे अतीत कहेंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसने कहा है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है? क्या है? अंतहीन वार्ता होता है। किसके किसके बीच? इतिहास मतलब इतिहास का अतीत याद रखेंगे, और वर्तमान के बीच की जो अंतहीन वार्ता होता है, तो वो कहने वाले E.H. कार है। कौन है? E.H. कार का नाम आता है। आपसे और सवाल पूछता है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो वो और कोई नहीं, क्रोचे जी कहें। कौन क्रोचे हैं? तो आप अच्छे से जानते हैं, बेनेडिटो। कौन है? बेनेडिटो क्रोचे हैं। ये याद रखिएगा, यही कहे थे कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। और क्या है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि सच यह है, आपको इस जगह ब्रैकेट में देगा, कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है? तो वो कहने वाले ओकशाट जी हैं। कौन है? ओकशाट जी। तो आपसे ये पूछेगा कि कौन ऐसे इतिहासकार हैं, तो ओकशाट जी इतिहासकार हैं, ये तो आप जान गए। तो इतिहासकार जी ने कहे थे, ओकशाट जो हैं इतिहासकार जो हैं, कहे थे कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ये कहे थे ओकशाट जी। यही सवाल पूछता है आपसे। सवाल और क्या पूछेगा? और सवाल पूछेगा कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास जो है विचारों का इतिहास है, किसने परिभाषित किया है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कालिंग, ठीक है, कालिंग वुड ने किया है। ये सवाल आपसे पूछेगा, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, किसने परिभाषित किया है? तो कालिंग वुड ने किया है। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, किसने स्पष्टता कहा है? स्पष्टता, स्पष्ट रूप से एक तरह से लिखा हुआ है, स्पष्टतय कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत सच्चों पर आधारित होता है। तो ये कहने वाले और कोई नहीं, थ्यूसिडाइडिस हैं। ठीक है, ये सवाल पूछता है, तो थ्यूसिडाइडिस जी हैं, यही कहे थे। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है जो हाँ ये इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई? इतिहास के पिता की उपाधि किसे प्राप्त है? तो हेरोडोटस का। ये सवाल पूछता है कि इतिहास के पिता की उपाधि किसे प्राप्त है भाई? तो हेरोडोटस को। ये बता दीजिएगा।
आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि इतिहास अपने को दोहराता है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो हीगेल का है। सिर्फ सुनते जाइएगा, ठीक है। ये सब जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम डबल दोहराएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? तो हीगेल का ही ये भी कथन है, हीगेल जी ही कहे थे। और देखिए किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स कहा था। कौन कहा था? कार्ल मार्क्स। आपसे पूछेगा इतिहास विगत की राजनीति है, यह युक्ति किसकी है या कथन किसी है? तो शीले जी का जो है कथन है, शीले का कथन है। यहाँ पे पूछता है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, यह कथन कहे थे व्यूरी जी कहे थे। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बोले थे कि इतिहास मतलब न कम है न ज़्यादा है, यही कहने का मतलब है इनका, व्यूरी जी का। किस इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है? तो वो कहने वाले ट्रेवेलियन थे। कौन थे? ट्रेवेलियन थे। तो ट्रेवेलियन का नाम आता है। आपसे पूछेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? तो 3 स्रोत हैं। कौन है भाई? अब सोचिए, हम जानते हैं कि 3 स्रोत में बांटा गया है हिस्ट्री को, लेकिन अब प्राचीन इतिहास को जानना है, उसके अध्ययन को जानना है, तो कितने स्रोत में? 3 स्रोत में जानना होगा। सबसे पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्य स्रोत और तीसरा विदेशियों के वृत्तांत। ये 3 आपको बताने हैं, तो इम्पोर्टेंट हुआ। आपसे पूछेगा कि प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत से हमको अपने भारत के इतिहास को जानने में आसानी होता है। ये सवाल पूछता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है? तो अभिलेख है। अभिलेख सच में हमारे लिए बहुत ही प्रामाणिक है। अगर हमारा पुरातात्विक स्रोत को जानना है ना, तो अभिलेख बहुत ही काम आता है, सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। और ये सवाल आपसे पूछा था बीपीएससी वाले के लिए, टीचर में नहीं पूछा था, ये बीपीएससी वाले के लिए पूछा था कि भाई पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो अभिलेख माना जाता है, अगर पुरातात्विक की जानकारी लेनी है तो, है ना। अभिलेख कितने प्रकार के हैं? तो अभिलेख जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक सरकारी अभिलेख होता है, एक निजी अभिलेख होता है, मतलब निजी क्षेत्र के अनुसार होते हैं। एक सरकारी अभिलेख होता है जो कि सरकार के तहत आप कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल और बनता है कि विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये सवाल, अब यहाँ से सवाल आप लोगों का सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से सभी एग्जाम पूछेंगे। तो विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो एशिया का, ठीक है, एशिया माइनर के कौन सा? बोग जकोई नामक स्थान से हुआ था। तो आपसे पूछेगा विश्व का मतलब वर्ल्ड का पूछ रहा है, भारत का नहीं, वर्ल्ड का ही पूछ रहा है। तो वर्ल्ड के सबसे प्राचीन अभिलेख की अगर बात करें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो एशिया माइनर के बोग जकोई से नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, बोग जकोई से। ऐसे याद रखेंगे। अब चलिए, इस जितने भी अब क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट बनेंगे और सभी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सुनते जाइए सिर्फ, ठीक है। मैं बोलता हूँ पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, पीडीएफ से भी आवश्यकता नहीं होती, बस सुनिए याद हो जाएगा। आपको ना नोट करना है ना कुछ करना है। नोट करने के लिए आप जाइए और बड़े बड़े यूट्यूबर से आप नोट कर सकते हैं, लेकिन याद करना है तो मेरे पास आइए, हम पक्का सिर्फ सुनिएगा, याद होगा। मैं इतना बार दोहराऊंगा कि आपके कानों को सुनाई देगा। अगर क्वेश्चन सामने होगा तो भूलिएगा भी नहीं। तो चलिए सुनते रहिए। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है किस अभिलेख में है? तो आप जानते हैं हाथी गुफा अभिलेख में है। भारतवर्ष का अगर जिक्र पूछते आपसे, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि अच्छा भारत में रहते हैं सर, तो भारतवर्ष का जिक्र कहाँ हुआ है, किस अभिलेख में हुआ है, बता सकते हैं? तो जानिएगा तभी तो हाँ बताएंगे भाई, हाथी गुफा अभिलेख में हमारी चर्चा है, भारतवर्ष की चर्चा है ना। ऐसे चर्चा करेंगे। अब थोड़े फन के साथ चलेंगे, जितना जो इंपॉर्टेंट नहीं था उसे हम पढ़ के निकल गए, है ना। अब इंपॉर्टेंट आ गया। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी जो है देने वाला अभिलेख है कौन सा, पता है? अब मान लीजिए सर्वप्रथम अगर दुर्भिक्ष की जानकारी की बात करेगा तो हम बोलेंगे सौरगौरा अभिलेख में, सौरगौरा अभिलेख में। ये भी सवाल आपसे पूछता है, अभी तक तो नहीं पूछा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ भारतवर्ष का पूछा हुआ है इसलिए मैंने उस पर फोकस किया था। हाँ, अब देखिए एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? तो आप जानते हैं 14वीं ईस्वी में लिखा गया था।
मतलब 1400 ईस्वी में लिखा गया था। 14वीं ईस्वी नहीं, 1400 ईस्वी में लिखा गया था। तो आपसे पूछेगा एशिया माइनर के अभिलेख का जो है कब लिखा गया, तो 1400 ईस्वी में। अब सोच रहे हैं विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो एशिया माइनर के बोग कहाँ से हुआ था, बोग जय कोई से हुआ था, है ना, स्थान से हुआ था। और ये यहाँ लिख रहा है एशिया माइनर अभिलेख कब लिखा गया, तो 1400 में। तो खोजा गया तभी तो लिखा है ना। एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मित्र, वरुण, इंद्र और किनका, नास्तेय का। तो आपसे पूछेगा कि एशिया माइनर के अभिलेख में अगर पूछे कि भाई भारतीय देवता का नाम आया था तो कौन कौन देवता का नाम है ना, बताइएगा। तो हम बताएंगे भाई मित्र भगवान थे, वरुण भगवान थे, इंद्र भगवान थे और नास्तेय जी थे। ये भी भगवान के रूप में जाना जाता है। इस अभिलेख में इसकी चर्चा थी। कौन सी अभिलेख में, तो एशियाई माइनर के अभिलेख में। क्लियर हो गए। अब आपसे पूछेगा कि ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा, ईरान के जो सम्राट हैं दारा प्रथम के द्वारा अगर पूछे, क्या पूछे, पर्सिपोलिस, ठीक है, पर्सिपोलिस एवं क्या है, वेहिस्तून, क्या है, वेहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया, तो अब 6वीं शताब्दी में लिखा गया। और ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछता है, क्या पूछता है, तो ये तो नहीं पता पूछते हुए, लेकिन ये पूछा है वेहिस्तून का अभिलेख जो है कब लिखा गया है, लिखवाया गया, तो 6वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और एशिया माइनर की बात करें तो 1400 ईसा पूर्व में, है ना। अब देखिए इसमें यही है, पर्सिपोलिस एवं वेहिस्तून, स्तूनी बोला जाता है, वेहिस्तूनी और पर्सिपोलिस अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले हैं, तो सिंध प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे ये ऐसे सवाल नहीं पूछेगा भाई, हूबहू तो नहीं पूछेगा, आपसे ये सवाल आप लोग से पूछेगा कि भारत के कौन से ऐसे प्रांत जीते गए थे जिसमें आपको वेहिस्तून, मतलब वेहिस्तूनी या पारसी पोलिश में आपके अभिलेख में मिले हैं। तो अब बताइएगा, तो हम बताएंगे सिंध प्रांत के बारे में मिला है, सिंध प्रांत के जीतने के बारे में बात किया गया है ना। ऐसे ही सवाल पूछते हैं। आपसे और सवाल पूछेगा कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही तो प्राप्त हुआ है सर, है ना। यही तो पूछता है कि अगर पूछेगा आपसे कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ है, तो आप क्या बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। तो सबसे प्राचीन अभिलेख की अगर बात करेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता, आप टिक लगा दीजिएगा। तो ये सवाल सुनिए। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि सिंधु घाटी के अभिलेख जो है किस पर लिखी गई है, तो सिंधु घाटी की अगर अभिलेख जो है किस पर लिखी गई है, तो मिट्टी के बर्तन और मोहरे पे। हम जानते हैं अगर मिट्टी और बर्तन के जो है मोहरे पे ही तो मिलेगा अभिलेख उस समय, ठीक है। तो सिंधु घाटी के अगर अभिलेख की बात करेगा तो हम बताएंगे मिट्टी के बर्तन और मोहरे पे मिला था, ठीक है। अब सिंधु घाटी के अभिलेख जो हैं किस प्रकार की लिपि में लिखी गई है, तो देखिए भाव चित्रात्मक था, मतलब कहने का मतलब राइटिंग में नहीं लिखा गया था, क से कबूतर क से ख नहीं लिखा गया था, ये भाव चित्रात्मक, भाव जो है चित्र रूप से दिया गया था, इसे चित्रात्मक रूप से इंडिकेट किया गया था उस समय। तो किस समय, तो सिंधु घाटी के अभिलेख में ये बताया गया है, भाव चित्रात्मक था, ठीक है। लिपि में लिखा गया किस रूप में, भाव चित्रात्मक लिपि, अगर लिपि आएगा तो लिपि लगा देना, टेंशन नहीं लेना है। आपसे पूछेगा मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मौर्य काल में एक अभिलेख हुआ था, उसका सर्वप्रथम जो है पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप थे। कौन थे, जेम्स यहाँ पे देता है, जेम्स प्रिंसेप थे, जो कि कब पढ़े थे, 1837 में पढ़े थे, 1837 ईस्वी में पढ़े थे। तो ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा। और पूछता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो 1861 में हो गया था। तो ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि इसी के तहत तो सारा काम होता है। तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अगर स्थापना पूछते कब किया गया, तो 1861 में। और पूछते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, किन्हें, कनिंघम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पुरातत्व यहाँ पे होना चाहिए, पुरातत्व का जनक कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को फ्लेमिंग बोलने जाता था।
कनिंघम। जेम्स प्रिंसेप किस देश के रहने वाले विद्वान थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे, जो कि यही तो पढ़े थे मौर्य काल के अभिलेख को, है ना, यही बोला जाता है। आगे है कि अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है? तो आप अच्छे से जानते हैं, ब्रह्मलिपि का, खरोष्ठी लिपि का, अरमेइक करके था, अरमेइक लिपि का, यूनानी लिपि का। तो इतने प्रकार का जो है अभिलेख का इस्तेमाल किया है, मतलब अपने अभिलेख में लिपि का इस्तेमाल किया है कौन? अशोक। तो याद रखिएगा, ब्रह्मलिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि, यूनानी लिपि पे किया है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि थी पता है ना? बहुत चित्रात्मक लिपि थी, है ना। कब? सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के अभिलेख में अगर पूछेगा तो कैसा लिपि था? तो भाव चित्रात्मक लिपि था, भाव चित्र रूप से बताया गया था। अशोक में अगर पूछे लिपि कितने हैं तो 4 आपको बता देने हैं, ब्रह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमेइक लिपि और यूनानी लिपि। अब तो भूलिएगा नहीं ना, ये सवाल पूछता है। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्म लिपि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है अशोक अपने अभिलेख पर। ये भी सवाल आपसे इसलिए पूछता है क्योंकि ये पूछ चुका है, आप इसी बार पूछा है, मतलब बीपीएससी का जो अभी ट्रायल 3 दिया ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, लगता है 6 टू नहीं 9 टू 10 में, 9 टू 10 वाले के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा अशोक के किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो सार ए कुना का, जो कि कंधार कहते हैं, किसे? कंधार कहते हैं। तो सार ए कुला पर किया गया है। तो अशोक ने किस अभिलेख पर 2 भाषाओं का प्रयोग किया है? तो कंधार पर किया था 2 भाषाओं का, जिसका एक और नाम से अगर बोल दे तो आप लिख दीजिएगा सारे कुना। ठीक है, सारे कुना या कंधार कहा जाता है, कंधार। ठीक है, उस पर 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, अभिलेख का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है? तो याद रखिएगा, खरोष्ठी लिपि की अगर बात करेगा, खरोष्ठी लिपि की अगर बात करेगा आपसे, तो आपको बहुत प्यार से बताना होगा। क्या बताइएगा? तो आप जानते हैं कि मनशेहरा जो है, याद रखिएगा, मतलब मनशेहरा अभिलेख पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। और एक और है, उसका नाम है सहवाज गढ़ी। क्या है? गढ़ी नाम है, सहवाज गढ़ी नाम है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो मनशेहरा और सहवाज गढ़ी जो है अभिलेख पर क्या हुआ? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। कौन किया है? तो अशोक किया है। अब इसी में फिर से आ गया कि मनशेहरा और सहवाजी गढ़ी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, ये आप बेहद जानते हैं। तो मनशेहरा और सहवाजी गढ़ी जो है कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में, जो कि अशोक ने इस पे जो है खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया था। और सवाल पूछता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफ कहलाता है, एपिग्राफ कहलाता है। या एपिग्राफी लिख दे या एपिग्राफ कर दे, कोई टेंशन नहीं लेना है, लिख देना है। ठीक है। आपसे पूछेगा कि भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? तो जूनागढ़ का अभिलेख पर। और ये सवाल पता है कन्फ्यूजन का कारण क्या होता है ना, बहुत लोग तो अशोक से जोड़ देता है इसको, बहुत लोग तो अलग ढंग से जोड़ देता है। और सवाल क्या पता है, भारत के कौन सा ऐसा अभिलेख है जो कि पहली बार संस्कृत की भाषा का प्रयोग किया है? तो जिस पे संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है वो अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। और ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये पहली बार बताता है। सर्वप्रथम भारत के विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शक क्षत्रिय रुद्र दमन के द्वारा। तो रुद्र दमन के द्वारा ही, जो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो है जारी किया था। यही राजा कौन? रुद्र दमन द्वारा। शक क्षत्र का था, ठीक है ना, क्षत्रिय कहिए उसको। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जो है किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। और ये सवाल आपसे कितना बार पूछ चुका होगा, अब पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में मेरा पढ़िएगा ना सार संग्रह, तो उसमें है। तो हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जो है किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। और पूछता है ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से हम बता देते हैं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का जो है मिलता है। तो ऐहोल याद रखेंगे, अहोल, ऐहोल बोलिए अहोल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अहोल या ऐहोल अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो 3 चालुक्य शासक,
चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय एवं याद रखिएगा हर्षवर्धन का मिलता है। तो चालुक्य शासक जो है पुलकेशन की बात करता है, दो ही है, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय की चर्चा करता है और हर्षवर्धन, यही दोनों का मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ये सवाल याद रखिएगा, ठीक है। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का मिलता है। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा? रवि कृति ने लिखा। रवि कृति जी ने लिखे थे, कौन सा? ऐहोल अभिलेख को लिखे थे। ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछता है। अब देखिए, प्रयाग जो है स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? तो हरिसेन ने लिखा था। तो पूछता है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? तो हरिसेन लिखे। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा है। सोचिए, जूनागढ़ का तो सर्वप्रथम था, अब प्रयाग जो स्तंभ है अभिलेख पूछे तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसने लिखा? तो हरिसेन जी ने लिखे थे, ठीक है, हरिसेन जी लिखे थे। जैसे ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा था? तो रवि कृति जी लिखे थे। और ऐहोल जो अभिलेख आप पढ़े सुने थे ऐहोल में, उसमें किसकी चर्चा थी? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की चर्चा थी। आप अच्छे से जानते हैं। आपसे और भी सवाल अब क्या बनेगा? अब देखिए, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया? तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया। लीजिए, यह भी चर्चा सुन लिए। तो किसके बारे में? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में बताया गया है प्रयाग स्तंभ अभिलेख में, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन लिखा है? हरिसेन जी लिखे हैं। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एरन अभिलेख में। तो एरन अभिलेख में क्या हुआ है? तो सती प्रथा का उल्लेख किया गया है प्रथम बार, ठीक है, भारतीय इतिहास के। अगर पूछे एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो आप जानते हैं गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने लिखवाया था। कौन लिखवाया था? भानुगुप्त का नाम आता है जो कि एरन अभिलेख लिखवाया था। और ये एरन अभिलेख ही ऐसा है जो कि पहली बार सती प्रथा का जो है उल्लेख करवाया था अपने इसमें, किसमें? एरन अभिलेख में। नासिक के गुहालेख को किसने लिखवाया? तो बहुत अच्छा सवाल है, सतवाहन नरेश जो है पुलुमावी ने। कौन? पुलुमावी जी ने लिखवाया था। तो आपसे पूछे नासिक में जो गुहा लेख है को किसने लिखवाया था? तो सतवाहन नरेश पुलुमावी ने लिखवाया था। ये सवाल पूछता है। आपसे और पूछेगा मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो मालवा नरेश यशोधर्मन ने। कौन? यशोधर्मन ने। तो ये सवाल पूछेगा कि मंदसौर अभिलेख जो है किसने लिखवाया? तो मालवा नरेश यशोधर्मन ने लिखवाया था। देखिए, अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दिया था? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दिया था। किसको दिया था? तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुकों को दिया था। तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुकों को दिया था। ये देखिए, महत्वपूर्ण अभिलेख की अगर बात करें तो ये जुड़ा हुआ रहेगा, एक तरफ अभिलेख और शासक से संबंधित है। कौन से शासक से संबंधित है, ये सवाल है। जैसे देखिए, हाथी गुफा का अभिलेख जो है कौन से शासक से संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। मतलब इनके बारे में चर्चित रहेगा, उनके समय की बात कर रहेगा। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़, जिसे संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम माना जाता है, जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ को गिरनार भी कहा जाता है अभिलेख। तो ये जो है रुद्रदमन से संबंधित है। रुद्रदमन उस जो है शासक से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है हम जानते हैं गौतमी बलश्री से संबंधित है अभिलेख है। जो प्रयाग स्तंभ जो लेख है अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा है। ऐहोल अभिलेख जो है किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से, और एक और आता है हर्षवर्धन से, दोनों से संबंधित है। चालुक्य वंश के जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है और हर्षवर्धन से भी संबंधित है ऐहोल अभिलेख। दोनों की चर्चा है, इसमें नहीं दिया है, टेंशन नहीं लीजिएगा। मंदसौर अभिलेख में अगर बात करें तो याद रखिएगा मालवा नरेश यशोवर्मन, और यशोवर्मन की जगह पे यशोधर्मन भी दे देता है, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये दोनों का नाम अपना अपना चेंज है, तो यशोवर्मन हो या यशोधर्मन एक ही है, ठीक है। तो दोनों में से एक ही आंसर देगा, टेंशन मत लीजिएगा, उन्हीं का नाम है यशोवर्मन, यशोधर्मन कर दिया है, ठीक है।
ग्वालियर अभिलेख में अगर बात करें तो प्रतिहार नरेश भोज की बात करता है। तो ग्वालियर अभिलेख में जो है प्रतिहार नरेश भोज की बात करता है। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की अगर बात करें तो स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंदगुप्त शासक से संबंधित है। अगर पूछे देवपाड़ा अभिलेख की अगर बात करें तो बंगाल का शासक विजय सेन से संबंधित है। तो पूछता है कि देवपाड़ा अभिलेख जो है किससे संबंधित है, कौन शासक से भाई, तो बंगाल शासक विजय सेन से। अब आगे सवाल देखिए कि नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दशरथ ने करवाया था। दशरथ ने करवाया था। नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाने का श्रेय जाता है दशरथ को, दशरथ ने करवाया था, ये जान लीजिए। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता है, तो मंदिर एवं मूर्तियों पर खुदवाया जाता है। तो अगर पूछे निजी अभिलेख, देखिए दो था, सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। तो सरकारी अभिलेख को मतलब राजा महाराजा से संबंधित था, राजा महाराजा जो है समझिएगा सरकार से मतलब गवर्नमेंट से संबंधित है, ऐसे याद करने का तरीका है। तो निजी अभिलेख जो है ये मंदिर एवं मूर्तियों में संबंधित था, मंदिर और मूर्तियों में करवाने का ये निजी अभिलेख कहलाता है, ठीक है। और जो राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा जो अपने नाम से या बड़े बड़े क्षेत्र पर करवाते हैं वो सरकारी आते हैं, क्या आते हैं, सरकारी अभिलेख से। तो ये दोनों मैंने क्लियर कर दिया, कंफ्यूज नहीं होइएगा आगे जाके जो शुरू में था। अगर आपसे पूछे काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो रुद्रदमन में मिलता है। तो काव्य शैली का प्राचीनतम अगर नमूना पूछे तो बताइएगा रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो सोचिए कि पुष्यमित्र जो शुंग जो हैं वो क्या किए थे, अश्वमेध यज्ञ किए थे। और ये अश्वमेध यज्ञ जो जानकारी है तो कौन से अभिलेख से मिला था, तो ये अयोध्या के अभिलेख से मिला था। ये हुआ। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था, तो जो है क्या है, विदिशा नामक स्थान पे लिखवाया था। तो कौन से स्थान पे, विदिशा जो है नामक स्थान पे लिखवाया था। कौन लिखवाया था, हेलियोडोरस ने लिखवाया था, ठीक है। विदिशा अभिलेख जो है विदिशा नामक स्थान पे लिखा है, विदिशा अभिलेख हो गया। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है, तो वैष्णव धर्म से जानकारी मिलती है। तो जैसे ही विदिशा आएगा वैष्णव धर्म याद रखिएगा। देखिए कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है, तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है, उत्कीर्ण लेख में हुआ है। तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में जो है कवि कालिदास का जो है नाम का जो है उल्लेख किया गया था। कालिदास के नाम का मतलब उल्लेख हुआ है, बात खत्म, इतना सोचना क्या है। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। तो भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को मानते हैं। अगर आपसे पूछेगा भारत में सिक्के का प्रचलन जो है कब से शुरू हुआ, तो 6ठी शताब्दी से शुरू हो गया था। और सिक्के का जन्मदाता हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, तो 6ठी शताब्दी तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि 6ठी शताब्दी से ही संबंधित थे। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है कौन सा, आहत। कौन है, आहत सिक्के जो है प्राचीनतम माने जाते हैं। भारत के अगर प्राचीनतम पूछे, एशियन पूछे, मुद्रा करेंसी पूछे तो क्या बताइएगा, आहत सिक्के, ठीक है। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी ने किए थे, इंडो ग्रीक ने किए थे। इंडो ग्रीक को ही हिंदी यूनानी कहते हैं, जो कि क्या किए थे कि भारत में सोने के सिक्के की बात करेगा तो हम हिंदू यूनानी याद रखेंगे या इंडो ग्रीक उन्हीं का नाम है। भारत के किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, तो वो कुषाण राजवंश किया था। तो जैसे ही पूछेगा भारत के कौन सा राजवंश है जो कि सबसे शुद्ध सोने की जो है सिक्के जारी किया, सबसे शुद्ध है, तो आप बताइएगा कुषाण राजवंश। अगर पूछे सोने के सिक्के का जो है सर्वप्रथम किसने जारी किया, तो हिंद यूनानी ने किया था। ऐसे हो गया। अगर आपसे पूछे भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया, तो गुप्त वंश के शासक ने किया। देखिए सबसे शुद्ध सोने सिक्के जारी करने वाला कुषाण राजवंश था, ठीक है। और सोने का सिक्का का जो है सबसे प्रथम जो है उपयोग कौन किया, हिंदी यूनानी किया। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा सिक्का, सोने का सिक्का जो है सबसे जो
अधिक कहिए सोने का सिक्का जो है जारी करने वाला कौन था, तो हम गुप्त वंश के शासक को कहेंगे। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी हुआ, तो मौर्य उत्तर काल में। तो मौर्य उत्तर काल में जो है मौर्य उत्तर मतलब मौर्य वंश के समय ये सबसे ज़्यादा सिक्के जो हैं जारी हुए थे, उसी के काल में सबसे ज़्यादा। ठीक है, देखिए भारत में सर्वप्रथम सीसे सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए, तो सातवाहन राजवंश ने। पूछता है कि सीसे का सिक्का मतलब सीसा का जो सिक्का था जो है सबसे ज़्यादा या सर्वप्रथम बताइए कि कौन किया था, किसके कौन से वंश से, कौन सा राजवंश था, तो सातवाहन राजवंश थे। ऐसे टिक लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत। भारत में पोटीन क्या है, पोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए, तो सातवाहन राजवंश ने। तो देखिए पोटीन की अगर बात करें तो सातवाहन राजवंश याद रखेंगे। शीशे के सिक्के जारी किए सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश ने। जैसे सोने का सिक्के की बात होती है हिंदी यूनानी का, है ना, और शुद्ध की बात करते हैं तो कुषाण को याद करते हैं। सोने सिक्के की जो शुद्ध सिक्का जारी किया था और सबसे ज़्यादा चलाया गया था, आपको याद ही है कौन सबसे ज़्यादा जारी किया था सोने का सिक्का, गुप्त वंश। ठीक है, आप जानते हैं गुप्त शासक गुप्त वंश। आगे चलेंगे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था, तो गौतम बुद्ध का जो है चित्र का अंकित करवाया था। कौन, कुषाण जो वंश का शासक कनिष्क ने। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो है अंकित किया था सिक्के पे। किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित है, तो समुद्रगुप्त के जो है सिक्के पर जो है समुद्रगुप्त जो है वीणा बजा रहा है उसको जो है सिक्के पे चित्रित किया गया, अंकित किया गया है। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए थे, तो मोहम्मद गौरी ने करवाया था। देखिए अगर पूछे व्याघ्र शैली के जो हैं सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे, तो व्याघ्र शैली के सिक्के अगर पूछे कि भाई सर्वप्रथम कौन जारी किया, तो समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने करवाया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला जाता है जो कि व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम जारी किया था। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछेगा। अगर पूछेगा सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूमियस, क्या जानते हैं, न्यूमस मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो न्यूमस मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए कि स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार और चैत्य इत्यादि का किया जाता है। तो आपको पूछेगा स्थापत्य के अंतर्गत अगर पूछे किसका अध्ययन करते हैं, तो स्थापत्य में समझ जाएगी स्थापना से संबंधित है। तो भवन का, मंदिर का, गुफा का, स्तूप का, विहार का, चैत्य का, तो यही तो है स्थापत्य के अंतर्गत आता है। इसी का तो अध्ययन करते हैं। तो स्थापत्य वही होता है, स्थापत्य मतलब स्थापना से जोड़ के रखिएगा। देखिए इस सवाल को देखिएगा, भारत में मंदिरों का निर्माण जो है कितने शैलियों में की गई है, तो आप अच्छे से जानते हैं 3 शैली में, द्रविड़ शैली, नगर शैली और आपका वैशाली शैली। तो द्रविड़ शैली जो है जितने भी साउथ के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में आते हैं। नागर शैली की अगर बात करें तो उत्तर भारत से संबंधित, और वैशाली शैली जो है उत्तर भारत कहिए से संबंधित तो है ही, आपको द्रविड़ शैली का कुछ हिस्सा मिलेगा और नागर शैली का कुछ हिस्सा, उसी को मिलकर बनता है वैशाली शैली, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे देखिए कि उत्तरी भारत की अगर बात करें में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो नागर शैली के रूप में किया गया। तो उत्तर भारत के मंदिर जो भी बनते हैं नागर शैली के रूप में बनते हैं। आपसे पूछेगा भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर जो है कौन है, तो आप जानते हैं 10वां अवतार मंदिर है। क्या है, 10वां अवतार का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो 10म अवतार बोल सकते हैं, 10वां अवतार भी बोल सकते हैं। तो 10वां अवतार का मंदिर जो है कहाँ है, यूपी में है, जो कि नगर शैली पे ये मंदिर बनाया गया है। ठीक है, आपसे पूछेगा भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम जो है मंदिर कौन है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजा राजेश्वर जो है ये बनवाए थे, जो कि राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजा राजेश्वर मंदिर जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं, जो कि द्रविड़ शैली से ही आधारित है, जो कि आपको साउथ इंडिया में मिलेगा ये, है ना। भारत में वेशर शैली को ही हम लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे वैशाली
शैली कहते हैं, उसी को वेश्या शैली भी कहते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा। तो भारत में वेश्या शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्वालियर के तेलिया लोहगाना मंदिर को जो है ये वेश्या शैली पे आधारित है। वेश्या शैली का एक जो है महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है जो कि ग्वालियर में है। तो एमपी तरफ जो है आपको मिलेगा, एमपी तरफ मिलेगा, उड़ीसा तरफ कुछ हिस्से में मिलेगा, तो वेश्या शैली में आपको मिलेगा। ठीक है, वेश्या शैली या वैशाली शैली एक ही है। ठीक है, यहाँ पे देता है ज़्यादातर वेश्या शैली को इस्तेमाल करेगा। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ जो है किस काल में मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मानी जाती है। तो अगर पूछे भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ या शुरुआत पूछे किस काल को मानते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मानते हैं। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ जो है किससे बनाई जाती थी या बनाई जाती है? तो पत्थरों से बनाई जाती थी। याद रखिएगा, बनाई जाती कहाँ है, मौर्य काल तो खत्म हो गया, तो पत्थरों से बनाई जाती थी। ठीक है, मूर्ति जितनी भी बनती थी पत्थर से। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी, ठीक है, यक्षिणी की मूर्ति मिले हैं? तो याद रखिएगा दीदारगंज से मिला है। कहाँ से? दीदारगंज से। तो आपसे पूछेगा बिहार के किस स्थान से यक्षिणी की मूर्ति मिली था? तो दीदारगंज से मिला था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। गंधार शैली की मूर्ति पर किसका अधिक प्रभाव है? तो यूनानी कलाकारों का अधिक प्रभाव था। तो गंधार शैली था एक, उस पर मूर्ति का अगर देखा जाए बनाया हुआ, तो उस पर सबसे अधिक प्रभाव है यूनानी कलाकारों का, सबसे ज़्यादा प्रभाव था मूर्ति जो गंधार शैली पे, ठीक है, जो मूर्ति बनाए थे। गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि अपोलो देवता का प्रभाव है। तो अपोलो देवता का ये प्रभाव है। आपसे और पूछेगा कि मथुरा कला के मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय कलाकारों का ये है। मथुरा कला की मूर्तियों पर अगर देखा जाए तो अधिक प्रभाव किसका है? तो हमारे भारतीय कलाकारों का सबसे ज़्यादा प्रभाव है मथुरा पर, है ना। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी जो है विशेषता है? तो अध्यात्म की बात करता है, आध्यात्मिकता की बात करता है, उससे जुड़ा हुआ था। अगर आपसे पूछे मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? तो शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए दिखाया गया है मथुरा कला में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध को दिखाया गया है। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध जो है किस धर्म से है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं बौद्ध धर्म से है। तो अजंता की गुफा का अगर चित्र पूछे किससे है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि एलोरा की गुफा में किस धर्म की चित्र मिलते हैं? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण जो है धर्म को मिलता है, मतलब हिंदू धर्म की बात करता है। तो हिंदू धर्म की कला मिलता है। बौद्ध और जैन की बात करता है तो एलोरा की गुफा में, और अजंता की गुफा में सिर्फ बौद्ध की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें अभी तो यही ध्यान रखना। प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? तो जो है उत्खनन के तहत होती है। किसके तहत? उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा किस महाद्वीप को मानव जाति का जो है पलना कहा जाता है? तो अफ्रीका को। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं मानव जाति का पलना अगर पूछे तो वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है ना। आगे सवाल पूछता है कि किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को क्या माना जाता है? मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। आपसे पूछे किसे मानव माता कहा जाता है? तो लूसी को जो है मानव माता कहा जाता है। समझ रहे हैं, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातत्व जो है तात्विक प्रमाण मिले हैं? तो नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से इसलिए मिला है क्योंकि वहाँ पे खेती उदी का थोड़ा सा बताया गया है कि वहाँ पे रहते थे, मतलब निवास करते थे। ठीक है, आगे आपसे पूछेगा होमो इरेक्टस का एक जो है क्या मिला? कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कपाल मतलब खोपड़ी, माथा वाला, खोपड़िया, है ना। इस बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं खोपड़ी, है ना। तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी के जो है हथनोरा से मिला है। तो नर्मदा घाटी के हथनोरा से क्या मिला है भाई? तो होमो इरेक्ट का एक कपाल मिला है, खोपड़ी मिला है, याद रखिएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं तो आगे आप इस जगह को, इस क्वेश्चन को देखिए, किसे प्राचीनतम जो है द्विपद मानव कहा जाता है। तो देखिए द्विपद मानव अगर कहा जाए तो पिंथेकेंथ्रोपस को बोलते हैं, पिंथेकेंथ्रोपस को बोलते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, द्विपद मानव बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दो, है ना। चलिए आगे पूछता है कि मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव किसे माना जाता है। तो अब अच्छे से जानते हैं कि मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव कौन होगा। दिमाग में आता है कि नहीं। नॉर्मल सोचिए ना कि अगर मान लीजिए कोई, ऐसा थोड़ी है कि जो है अंतिम संस्कार करने का, जो है अंतिम संस्कार मतलब मरने के बाद जलाना गाड़ना, ये सब जो है ना, इसी को पूछ रहा है कि किस में कौन है वो व्यक्ति भाई जो है इसकी शुरुआत की, है ना। तो ये है हमारा नियंडरथाल को किया था। तो ये पूछा था मृतकों का अंतिम संस्करण करने वाला प्रथम मानव किसे माना जाता है। नियंडरथाल को माना जाता है। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है। तो क्रो याद रखिएगा, क्रो मैग्नन को कहा जाता है। तो क्रो मैग्नन को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जानते हैं। तो क्रो मैग्नन को जानते हैं। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है तो क्या कहा जाता है। होमो सेपियन कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। होमियो सेपियन बोलते हैं। ये सवाल पूछा है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा गया है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा गया है। आपसे पूछेगा भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जो है जीवाश्म किस स्थल पर मिला था। तो हम अच्छे से जानते हैं हथनोरा से मिला था। तो हथनोरा से मिला था, जो कि हथनोरा जो है किससे संबंधित है। नर्मदा घाटी से संबंधित है, वहाँ पे ही है हथनोरा। ठीक है। अगर आपसे पूछे किस प्राग ऐतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे मतलब कवक जो है मिले हैं। तो आप याद रखिएगा पटने से। कहाँ से। पटने से मिला है। ये सवाल आपसे हो गया। आपसे पूछेगा भारत में कौन सा स्थल जो है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट, भीमबेटका एकदम याद रखें। बेतका भी बोला जाता है, भीमबेटका भी बोला जाता है, ये याद रखेंगे। तो आपसे पूछेगा भारत में कौन सा ऐसा स्थल है जो कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका है। आपसे पूछेगा प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल जो है ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप अच्छे से जानते हैं अहाड़। कौन है। अहाड़, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल जो है मालवा संस्कृत का प्रारूप स्थल है। तो याद रखिएगा नवदा टोली कहा जाता है, जो कि एमपी में पड़ता है। तो नवदा टोली को कहते हैं, ये प्रारूप स्थल के रूप में जानते हैं। तो याद रखिएगा नवदा टोली प्राग ऐतिहासिक स्थल जो कि मालवा संस्कृत का प्रारूप स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे वनाश संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा अहाड़ संस्कृत का जो है दूसरा नाम है, जो कि अहाड़ जो संस्कृत है आप जो देख रहे हैं एक और नाम से जानते हैं, जो कि बनास संस्कृत से। बनास संस्कृत को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से। अहाड़ संस्कृत से। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछे गए भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुआ। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नवपाषाण काल में हुआ था। तो आपसे पूछेगा भारत में मिट्टी के बर्तन का जो है निर्माण सबसे पहले नवपाषाण में हुआ। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृत्भांड का प्रयोग कब किया गया। तो ताम्रपाषाण काल में। तो जैसे ही धूसर मृत्भांड की बात हो गई, चित्रित धूसर मृत्भांड की बात करेगा तो ताम्रपाषाण काल जो है बोलेंगे, क्योंकि भारत में पहली बार ताम्रपाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है। किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि होमो इरेक्टस को जो है कहा जाता है कि आग की खोजने का श्रेय जो है होमो इरेक्टस को। और होमो इरेक्टस की जो खोपड़ी जो था, आप पढ़े थे ना, खोपड़िया से जुड़ा हुआ था, उसका नाम बताइएगा। क्या पढ़े थे हम लोग होमो खोपड़िया का, बताइएगा। ठीक है, पढ़े थे ना, इसकी चर्चा किए हैं होमो इरेक्टस का। बस इतना भी जान लीजिए कि आग के खोजने का श्रेय जाता है। चलेंगे आगे चलेंगे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो पुरापाषाण काल में हुआ था आग का
अगर आपसे पूछे आग का खोज तो पुरापाषाण काल। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में हुआ तो नवपाषाण काल में हुआ था। तो देखिए आग का आविष्कार हो गया पुरापाषाण काल में, लेकिन मानव द्वारा अगर आग का प्रयोग बोले तो हम बताएंगे नवपाषाण काल में पहली बार। अगर पुरापाषाण काल में लोग जो है कहाँ पर रहते थे तो पर्वत की गुफाओं में रहते थे। आपसे पूछेगा पुरापाषाण काल के लोग क्या जो है भोजन करते तो शिकार करके करते, जंगल के जानवरों को मार कर करते थे उस समय पुरापाषाण काल के लोग। अगर पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहना करते थे या प्रयोग करते थे तो वस्त्र नहीं पहनते थे पुरापाषाण के लोग, क्योंकि वस्त्र उस समय नहीं था। पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए तो याद रखिए सोहन नदी की घाटी से प्राप्त हुए। तो आपसे पूछेगा पुरापाषाण काल में सबसे अधिक उपकरण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ तो सोहन नदी की घाटी से प्राप्त हुआ। सोहन संस्कृत जो है संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है तो पुरापाषाण संस्कृत का दूसरा नाम सोहन संस्कृत है, या सोहन संस्कृत का दूसरा नाम पुरापाषाण संस्कृत है। सोहन नदी किस देश में है तो पाकिस्तान में है, ये याद रखिएगा वर्तमान में भी। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो पत्थर के बने कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जो है किस उपकरण का प्रयोग किया गया था तो पत्थर के बने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ तो लगभग मतलब कहाँ पर हुआ तो 26 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था सबसे पहले मानव का। आपसे पूछे भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था तो 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल पर हुआ था। तो आपसे पूछेगा भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि 14 लाख ईसा पूर्व बोला जाता है, जो कि आप हम लोग पढ़े थे। आपसे पूछेगा पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उससे किस नाम से जाना जाता है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं होमो निडस के नाम से जाना जाता है, होमो निडस के नाम से। आपसे और पूछेगा किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं पल्लवरम में। पल्लवरम में हुआ था, याद रखिएगा क्या हुआ था प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति हुआ था। देखिए पुरापाषाण कालीन का मानव का जीवन पूर्णतः था क्या प्राकृत था। मानव जीवन का यही तो था प्राकृत था पुरापाषाण कालीन में। पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था क्या शिकार को खेलना, शिकार से खेलना, शिकार को मार के खा जाना। ठीक है, तो याद रखिए भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिका, ठीक है स्फटिका, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए जल्दी खत्म करेंगे, बस ज़्यादा नहीं बचा है, बस उसके बाद आपका ये प्राचीन इतिहास खत्म होगा। उसके बाद हड़प्पा सिंधु और सैंधव सभ्यता हम पढ़ेंगे, है ना। अब चलिए देखिए उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई तो हम जानते हैं बेलन घाटी से प्राप्त हुआ, जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ से? बेलन घाटी से यूपी में पड़ता है। उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृत को जो है कहा जाता है तो फलक संस्कृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक संस्कृत। आपसे पूछेगा सिंहावल एक पूरा स्थल है तो निम्न पूर्वपाषाण संस्कृत का है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो सिंहावल का एक पूरा स्थल पूछे तो निम्न पूर्वपाषाण संस्कृत का है। अगर पूछे कि शंघोबा गुफा पुरा स्थल किस काल का है तो मध्य पुरापाषाण काल का है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि माइक्रोलिथ जो है माइक्रोलिथ का उपयोग किस काल में हुआ था तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। तो माइक्रोलिथ पूछता है कि किसके समय में हुआ था, मध्यपाषाण काल में हुआ था। देखिए किस मध्यपाषाणीय काल पुरा स्थल मतलब किस मध्यपाषाणीय जो है कालीन पुरास्थल से हिरण का जो है सिंह के छल्ले की माला के प्रमाण मिले हैं तो कहाँ मिले हैं? महदहा से मिला है। ठीक है, अगर आपसे पूछे किस मध्यपाषाणीय स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बागोर से या बागोरा बोला जाता है, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। शब्द का एक दो होते हैं जो है बागोर या बगोरा, एक ही है, जो कि ये आप जानते हैं क्या मिला था, हड्डियों के बने आभूषण प्राप्त हुए थे।
ठीक है। यहाँ से अगर पूछे गया किस काल के लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्करण से पहली बार परिचित हुए थे, तो मध्यपाषाण काल में ही हुए थे। ये सवाल छोड़िए, इतना ये जान लीजिए कि मृतकों का अगर अंतिम संस्कार की अगर जानकारी आपसे जानना है, पहली बार परिचित हुए तो कब हुए? मध्यपाषाण काल में। देखिए, भारत में मानव कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो गए थे? तो मध्यपाषाण काल से कंकाल मिलने शुरू हो गए थे, क्योंकि उस समय अब अंतिम संस्कार करने लगे, जलाने लगे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाण कालीन पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है, तो तमिलनाडु को कहा जाता है। तो तमिलनाडु के मतलब तमिलनाडु प्रदेश में मिले थे मध्यपाषाणीय पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। मध्यपाषाण काल का काल निर्धारण कब से कब तक किया गया? तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व किया गया है। आपसे पूछे मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहा करते थे मध्यपाषाण के लोग, है ना। मध्यपाषाण काल में मनुष्य का मुख्य भोजन शिकार करना, कंदमूल खाना और फल खाना होता था। कंदमूल या फल एक ही होता है, कंदमूल साग सब्जी कहिए जो कह सकते हैं। मध्यपाषाण काल संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थल जो है भीमबेटका जो है स्थित कहाँ है? तो एमपी में है। आप अच्छे से अभी हम पढ़े हैं, ठीक है। आपसे पूछा मध्यपाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि मध्यपाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हम बोगरा नामक स्थान पे, जो कि राजस्थान में पड़ता है ना। ये सवाल आपसे पूछेगा मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ते को पालतू बनाया गया, ये सवाल पूछेगा। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होता है? तो 7000 ईसा पूर्व में शुरू होता है, ठीक है। आपसे और पूछे कि भारत में कृषि का आरंभ जो है किस काल में हुआ? एकदम VVI क्वेश्चन है, लिख लीजिए, क्योंकि भारत में कृषि की बात करेगा तो हम बता देंगे नवपाषाण काल में हुआ था कृषि का, ठीक है। आपसे और पूछे कि भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुआ? तो मेहरगढ़ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेहरगढ़ से शुरू हुआ था। सर्वप्रथम भारत में पहली बार कृषि कार्य शुरू हुआ था मेहरगढ़ में, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर जो है स्थित है मेहरगढ़, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान चला गया। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगे? तो नवपाषाण काल में ही घर बनाकर रहने लगे। आपसे और पूछेगा कि मानव शवदाहों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो आप जानते हैं वुर्ज होम में दफनाए गए थे। वुर्ज होम में दफनाया गया था। क्या दफनाया गया था? मानव जो है शवदाहों में कुत्ते दफनाए गए थे। अगर आपसे पूछे मानव शवदाहों में बकरी दफनाए गए थे कहाँ? तो मेहरगढ़ में दफनाए गए थे, ठीक है। ये सवाल पूछता है। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रहक में खाद्य उत्पादक बना है? तो नवपाषाण काल में ये बना है। और भी सवाल है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का जो है प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है? तो आप जानते हैं कहाँ मिला है या कहाँ मिलता है? तो कालपी में। कहाँ? कालपी में। तो पूछेगा गंगा के मैदान में मानव बस्ती जो है गांव की क्या बात करते हैं या जगह की बात करते हैं का प्राचीनतम अवशेष अगर मिले तो कालपी में। आपसे और सवाल पूछेगा किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातत्व साक्ष्य मिला है? तो आप अच्छे से जानते हैं क्या मिला है? गुफकराल मिला है। क्या मिला है? गुफकराल मिला है। ये सवाल आपसे हो गया। आपसे पूछेगा कि राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिण भारत से संबंधित है। क्या? राख के टीले। अगर आपसे पूछे भारत में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि लिंगशुगुर के जो है सर्वप्रथम सूचित किया गया था। तो भारत के किस नवपाषाणिक स्थल की बात करता है? तो लिंगशुरु की बात करता है, कि जो कि सर्वप्रथम सूचित किया गया है। अंडरग्राउंड तरह, ठीक है, अंडरग्राउंड तरह ही मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त होता है? तो बुर्ज होम से ही प्राप्त होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है।
ये भी क्लियर। और चलिए, और ये जो चैप्टर है ये हम ख़त्म करके फिर हड़प्पा, सिंधु और सिंधव चालू करेंगे। तो आप देख लीजिए, नवपाषाण काल में चावल उपजाने का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप अच्छे से जानते हैं कि यूपी, उत्तर प्रदेश हुआ। उत्तर प्रदेश के कौन सा? तो कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ था। क्लियर। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार और उपकरण मिले हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सोनपुर से मिले हैं और चिरांद से मिला है। चिरांद एवं सोनपुर से मिला है। क्या मिला है? तो हड्डियों के बने औजार और उपकरण मिले हैं। वर्तमान में चिरांद स्थल जो है बिहार के किस जिले में है? तो हम जानते हैं सारण जिले में है। तो वर्तमान में अगर चिरांद स्थल की बात करें बिहार के किस जिले में है? तो सारण में है। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग जो है कब किया गया? तो नवपाषाण काल में ही वस्त्र का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। पुरापाषाण तक तो समझिए कि वस्त्र है ही नहीं। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश जो है कब की गई? तो नवपाषाण काल में। देखिए, पत्थर का औजार जो बनाया जाता था तो उस समय पॉलिश किया गया। तो कब किया गया? नवपाषाण काल में। अब वस्त्र भी अगर बात करें नवपाषाण काल में, कृषि की बात करें तो नवपाषाण काल हम मानते हैं, है ना। देखिए, भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले हैं? तो भोपाल के पास भीमबेटका का गुफा है जो कि एमपी में पड़ता है। वहाँ मिला है तीनों, पूरा पाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के चित्र मिले हैं। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो तांबा है। मानव द्वारा जो होता है तांबा सबसे ज़्यादा होता है, आप जानते हैं। जो प्रयुक्त करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया है? तो आप अच्छे से जानते हैं सुमेरिया सभ्यता में हुआ है। तो आपसे पूछेगा विजय स्तर पर, क्या विजय स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृत के लोगों के द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा सुमेरिया सभ्यता है। अब देखिए, सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? तो 5000 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है। अगर पूछे भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया है? तो हड़प्पा सभ्यता ने लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। आपसे पूछे भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब की गई? तो ताम्रपाषाण काल में जो है की गई थी। बड़े बड़े जो है गांव की स्थापना हुई थी। ताम्रपाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ पर दफनाया जाता था? तो कमरे के फर्श के नीचे ही दफना दिया जाता था। जहाँ सोते थे उसके कमरे के नीचे दफना दिया जाता था। उस समय ये था ताम्रपाषाण काल में। ठीक है। मरने वाले को ताम्रपाषाण काल के लोग मृद भांड कहते हैं, मतलब मिट्टी का जो बना हुआ को किस रंग से कलर किया? तो काले एवं लाल, जो कि मृद भांड करने में मतलब घड़ा को कहते हैं। तो किस काले और लाल रंग से। देखिए, ताम्र निर्मित, ठीक है, ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौने किस स्थल से मिला है? तो आप अच्छे से जानते हैं दामाबाद से मिला है। कहाँ से? दामाबाद से। एक मिनट हम देख लें, वही है ना। चलिए, ताम्रपाषाण काल के लोग जो हैं किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो पके हुए ईंटे के मकान में रहते थे। ठीक है। और क्या है कि ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। मालवा या कायथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मध्य प्रदेश से ही प्राप्त हुए हैं, एमपी से प्राप्त हुए हैं, है ना। आपसे पूछिए कि मानव शवदान के प्रमाण किस शिलाश्रय से मिले हैं? तो याद रखिएगा वो मिलेंगे किससे? लिखनिया शिलाश्रय प्रथम से मिलेंगे। किस युग को जो है चालको लिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को। तो देखिए, चालको लिथिक अगर एज की बात करेगा तो ताम्रपाषाण युग बता दीजिएगा। आपसे पूछेगा किस क्षेत्र से प्राप्त चित्रित मित्रभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो मालवा को माना जाता है। ठीक है। आपसे पूछेगा महाराष्ट्र क्षेत्र के लोग ताम्रपाषाण काल
में मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ठीक है, आपसे पूछेगा दक्षिण क्षेत्र के लोग ताम्र पाषाण काल में मृतकों को किस दिशा में जो है दफनाते थे? तो पूर्व से पश्चिम। देखिए, अगर पूछेगी महाराष्ट्र के लोग की अगर बात करें, जो वहाँ रहते थे, तो उत्तर से दक्षिण, और अगर दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो होते थे मृतकों को दफनाते थे, जो मर गए थे, वो पूर्व से पश्चिम। पश्चिम भारत के लोग जो है सावधान को किस किस प्रकार करते थे? तो पूर्व से मतलब पूर्ण सावधान रहते थे, पूर्ण सावधान रहते। देखिए, पश्चिम भारत के लोग जो हैं समाधान शवाधान किस प्रकार करते थे? मतलब सबको किस प्रकार करते थे? तो पूर्ण शवाधान करते थे, पूर्ण रूप से। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पूर्वी भारत के लोग ताम्रपाषाण काल में मृतकों को किस प्रकार समाधान करते थे? तो आप जानते हैं आंशिक समाधान करते थे, आंशिक शवाधान करते थे। भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य जो है भारत में कहाँ से मिला? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो है कहाँ, सिंगवेरपुर में मिला था। सिंगवेरपुर के जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो कि याद रखिए प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा भोजपत्र का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यह है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बिलासुरगामा से मिला है। ये भी सवाल खत्म। आपसे पूछेगा दक्षिण भारत का बृहत पाषाण समाधि संबंधित है? तो लौह काल से संबंधित है। ठीक है, बृहत रूप से अगर समाधि की बात करेंगे तो लौह काल से। आपसे पूछेगा किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो इनाम गांव से मिले हैं, जो कि महाराष्ट्र में है, मतलब एमएच में है। तो इनाम गांव से मिला है। क्या मिला है? 5 कमरों वाला मकान का अवशेष। अब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता और सैंधव। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये बताइएगा। तो हम इसी तरह फास्ट और फन के साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।